ठीक है। तो हम लोग ने क्या केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ लिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और मतलब और केमिकल रिएक्शन क्या है। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं जो मतलब प्रैक्टिकल जो लैब में होता है, इसको एक बार देखते हैं क्या है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, मैग्नीशियम फीता, और उसको क्या किया गया है, बर्तन के पास खुला वातावरण में उसको जलाया गया है। तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम का जो फीता है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके प्रेजेंस में जलेगा और जल कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर एक क्या राख जैसा यहाँ पर गिरेगा, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ। कैसे केमिकल चेंज हुआ, मैग्नीशियम का जो फीता था ना, किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसको हम देखिए कि एक हम कोई अगर यहाँ पर बोलेगा कि क्या, चेक करते हैं इसको एक बार कि ये केमिकल चेंज है भी या नहीं है। यहाँ से इसका जो मैग्नीशियम का जो यहाँ पर राख बना है, इसको आप फिर से बनाने की कोशिश कीजिए मैग्नीशियम का फीता, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मतलब एक इस टाइप का एग्जाम्पल है, एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। और अब देखते हैं आगे क्या है। सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, वो कहाँ पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर ये चार चीज़ें एकदम कंफर्म होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चार चीज़ें होगा। क्या क्या होगा, इसको हम एक बार देखते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसका स्टेट में चेंज होगा। स्टेट कहने का मतलब क्या है, स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब अगर सॉलिड है तो या तो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, चेंज इन कलर। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसका कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहाँ पर गैस रिलीज होगा उस रिएक्शन के दौरान। ठीक। और क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम वाला हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फीता था, उसको हम क्या किए, बर्नर में जलाएं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्नर के पास जलाएं तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ ना। तो वही बता रहा है कि क्या टेम्परेचर में चेंज होगा। इस चार चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चार चीज़ें वहाँ पर होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर मेरा हेडिंग क्या था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोग समझ गए। अब उसको क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन को एक बार देखते हैं इक्वेशन क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल था मैग्नीशियम का फीता वाला, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसको हमको अगर लिखना रहेगा तो किसी को बताना रहेगा तो कैसे बताएंगे कि हम मैग्नीशियम फीता लिए, उसको हम क्या बर्नर में आग में जलाएं, तो ऐसे नहीं बता सकते हैं ना। इसका एक क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल है, कैसे बताना है उसको, हम लिखने का तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, रूल बनाया हुआ है कैसे लिखना है। क्या क्या है कि जो जो सब्सटेंस या एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ऊपर वाला रिएक्शन में मैग्नीशियम वाला में कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, एक था मैग्नीशियम का फीता और क्या था, ऑक्सीजन। अब पूछेंगे ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन आया। तो ये दोनों दोनों क्या कि आपस में रिएक्शन किया, और जो रिएक्शन करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पर कितना रिएक्टेंट हुए, दो रिएक्टेंट। मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट। और यहाँ पर प्लस साइन क्या है, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट। यहाँ पर है एक एरो। एरो क्या बताता है
कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। और जो यहाँ एरो के बाद जो इस साइड जो बनेगा, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड में जो बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मोर देन वन होगा, यहाँ पर तो एक है, लेकिन प्रोडक्ट मोर देन वन हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहला प्रोडक्ट, यहाँ प्लस, दूसरा प्रोडक्ट प्लस, एंड ऐसे एज इट इज लिखते जाएंगे। ये हुआ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही एक प्रॉपर वे में लिखने का तरीका है। उसको कि हम पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं, फिर एरो देते हैं, फिर क्या करते हैं, एक वहाँ पर प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट वे है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, केमिकल रिएक्शन को लिखने का। ठीक, और यही है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हम कैसे लिखते कैसे हैं केमिकल इक्वेशन को। जैसे ऊपर हमने क्या देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। लेकिन इसको मतलब लैब में कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखेंगे नहीं इसका वर्ड बाय वर्ड। इसका मैग्नीशियम का एक अलग सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, ऑक्सीजन का अलग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना एक अलग फार्मूला होता है। तो हम उसको देखते हैं क्या कैसे लिखते हैं सब। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल को हम लेते हैं। पहला तो क्या था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। यहाँ पर हो गया Mg, यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, ये दोनों मिलकर ये दोनों क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्टेंट। यहाँ एरो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, और दोनों मिलकर क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ये हो गया प्रोडक्ट। ये हो गया केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर बैलेंस करने का मीनिंग क्या है, बैलेंस करने का मीनिंग है कि जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम, जितना नंबर ऑफ एटम यहाँ पर है दोनों एलिमेंट को मिला करके, उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 एटम है, तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का 1 एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पर है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का 2 एटम होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, और यहाँ पर जितना टेम्परेचर इसको रिक्वायरमेंट होगा रिएक्शन करने के लिए, ऊपर टेम्परेचर लिख देंगे, नीचे प्रेशर लिख देंगे, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करेगा। और ये जो 3 या 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, सब का स्टेट लिख देंगे कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है, मतलब कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। एक और भी स्टेट होता है एक्वस। एक्वस क्या है, मतलब एक्वस स्टेट भी होता है, एक क्यू लिखा रहेगा साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो वाटर सोलूबल है। अगर यहाँ पर कोई एक्वस लिखा हुआ है मतलब वो सब्सटेंस वाटर सोलूबल है, वाटर में घुलनशील है। ठीक है, यह हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का लिखने का तरीका। मतलब फिर से देख लेते हैं बैलेंस करने का तरीका क्या है कि जो रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट है सभी का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम के इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको हम लिखें केमिकल इक्वेशन के रूप में, जिंक Zn, जिंक का होता है सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का H2। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एटम इक्वल है कि नहीं। यहाँ जिंक का कितने एटम यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 एटम है। यहाँ पर कितना जिंक का एटम है, 1 एटम। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितना एटम है, 2 एटम। और यहाँ पर हाइड्रोजन में कितना एटम, 2 एटम। यहाँ का सल्फर का कितना एटम, 1 एटम। यहाँ सल्फर का कितना एटम, 1 एटम। ऑक्सीजन कितना एटम, 4 एटम। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना एटम, 4 एटम। तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है
ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस नहीं रहता तो हम नंबर ऑफ एटम क्या बराबर कर देते दोनों साइड, मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता। यहाँ पर वही किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर क्या है, आयरन प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके अब क्या बना है, Fe3O4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या हुआ सर। आयरन के यहाँ पर कितना आइटम, एक आइटम। यहाँ पर आयरन कितना आइटम है, 3 आइटम। तो यहाँ पर तो इम्बैलेंस हो गया आयरन, तो क्या करेंगे, इसके पहले हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर आयरन का 3 आइटम हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 है तो आयरन बैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आइटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 आइटम है। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर इम्बैलेंस है। तो हमको यहाँ पर 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, H2O के पहले 4 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। लेकिन इससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन 2 था, यहाँ लिख देंगे पहले 4, तो 2 आइटम था, 4 और लिख देंगे, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 आइटम है, यहाँ पर पहले के लिए इतना 4, 4 दूनी 8, 8 आइटम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब पहले लिखने का मतलब मोलिकुल, यहाँ पर मोलिकुल हो गया 4 मोलिकुल, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है, क्या है, स्टेप बाय स्टेप वही करना है। हर एक आइटम को देखना है, रिएक्टेंट के हर एक आइटम के देखना है, रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को, कि रिएक्टेंट जो आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसको प्रोडक्ट में जो आइटम है उसका दोनों में का नंबर ऑफ आइटम इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको इक्वल कर देंगे, बस यही करना है। बैलेंस तो टोटल का एक भी मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दें। एक भी इसमें ऐसा नहीं कि हम आयरन को किए और यहाँ पर आयरन का अगर है तो ठीक है, अब बाकी को छोड़ दिए, नहीं, टोटल देखना है A to Z। एक भी मिस किया तो हो गया इम्बैलेंस। टोटल एटम इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, तभी होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर यही बताया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, आयरन का 3 आइटम है और हाइड्रोजन का 4 आइटम। और यहाँ इसका आयरन किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, S लिखा हुआ है। और H2O यहाँ पर G गैस। मतलब ये नॉर्मली जो आयरन जो है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, तो क्या करेगा, उसके लिए वाटर को वेपर में लाना पड़ेगा। गैस मतलब वेपर, वाटर को वेपर के रूप में लाना पड़ेगा, तब इसको रिएक्शन करेगा आयरन के साथ। तो यही यहाँ गैस का मतलब है कि यहाँ ये जो वाटर है, वाटर वेपर है, और इसको प्रोडक्ट में क्या बना है, Fe3O4, इसको बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये क्या, एक जंग है, जो जंग लगता है ना लोहे पर, वही है एक फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये सॉलिड होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। यहाँ है क्या, H2 गैस, ठीक। इसके और हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या है इसमें। जैसे यहाँ पर है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस के रूप में प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोजन तो गैस है, दोनों आपस में रिएक्शन किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन को करने के लिए कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है। यहाँ पर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है। और दोनों आपस में रिएक्शन करके बनेगा क्या, बनेगा आपस में क्या बनेगा, मीथेनॉल। ये क्या है, इसका फार्मूला है मीथेनॉल का, CH3OH। मिथेनॉल क्या है, लिक्विड, एक लिक्विड होता है मिथेनॉल। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रिएक्टेंट में कार्बन का 1 आइटम, प्रोडक्ट में 1 आइटम, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 आइटम, ऑक्सीजन का 1 आइटम, हाइड्रोजन के यहाँ 4 आइटम, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितना, ये 3 आइटम यहाँ पर और 1 आइटम यहाँ पर, 4 आइटम। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन को, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट एक देखते हैं हम, 6CO2 + 12H2। ये दोनों आपस रिएक्शन किया और क्या बनाया, C6H12O6, ग्लूकोज है, प्लस 6O2 + 6H2। वो देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन कि यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट है, तो क्या किया गया, यहाँ पर देखो प्लस के साथ लिखा हुआ है, एक प्रोडक्ट प्लस सेकंड प्रोडक्ट प्लस थर्ड प्रोडक्ट सेम। अगर 3 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस करके आगे लिखते जाएंगे, एज इट इज। तो यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। कार्बन के यहाँ पर कितना आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, 6, यहाँ पर 6, कार्बन हो गया बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 आइटम है, पहले 6 तो 6 दूनी 12, 12 आइटम है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 12 आइटम किसका, ऑक्सीजन का,
तो 6 एटम यहाँ पर और 6 एटम यहाँ पर और 6 एटम यहाँ पर, 12 एटम ऑक्सीजन का। और यहाँ पर हाइड्रोजन का 12 दूनी 24 एटम, 24 एटम में 12 एटम यहाँ और 6 दूनी 12, 12 एटम यहाँ 24, और फिर ऑक्सीजन का यहाँ पर 12 एटम, 12 एटम, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 12 एटम। हो गया बैलेंस। इस सब इसका स्टेट लिखा हुआ एक्वस है, एक्वस CO2 मतलब वाटर सोलूबल है, H2O लिक्विड है, और क्या ये ग्लूकोज है जो क्या होता है वाटर सोलूबल, एक्वस, एक्वस मतलब वही वाटर सोलूबल एक्वस, और क्या ऑक्सीजन है वाटर सोलूबल एक्वस, H2O क्या लिक्विड है। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है, ये है क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है ना वो इसी रिएक्शन को क्या करता है, वो मतलब CO2 लेता है कहाँ से, इन्वायरमेंट से, और क्या अर्थ से क्या लेता है, वाटर, आपस में रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट होना मस्ट है। और कहाँ करता है रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीफ में, प्लांट के लीफ में प्रेजेंट रहता है। और बनता क्या है रिएक्शन के बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है प्लांट का फूड है ग्लूकोज, और क्या, और यहाँ ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और क्या कुछ वाटर, क्या वाटर ड्रॉपलेट भी वो क्या इवॉल्व मतलब छोड़ता है। ठीक है, तो क्या इतना ही देखते हैं आज। और आगे क्या है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, और क्या केमिकल इक्वेशन। हमने अभी 4 चीज़ों को देखा है। और आगे हम देखेंगे क्या कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ा ऊपर उसका बहुत सारा टाइप होता है, उसमें हम देखेंगे कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आप क्या कीजिए प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम उसको क्या करेंगे आंसर लिखने का, या मतलब प्रयास करेंगे कि जो भी हो टाइम मिलेगा तो उसको हम आंसर लिख देंगे नीचे। आप लोग इसको ट्राई कीजिए और इसका जो MCQ है आप लोग उसका बनाइए। थैंक यू।